items. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. भगवती जी, आप फलौदी के रहने वाले हैं। जी सर। आपने 2014 में अपना 10th कर लिया था, 16 में 12th, जी सर। 19 में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है। एमए में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर MA हिस्ट्री। हिस्ट्री से किया। अभी आप प्राइमरी टीचर हैं। जी सर, 2022 से सर। कौन सा विषय पढ़ाते हैं वहाँ? सर मैं अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। भगवती जी, आप फलौदी के रहने वाले हैं। जी सर। आपका जो फलौदी क्षेत्र है वो अगर देखा जाए तो दो चीज़ों के कारण बड़ा फेमस है। जी सर। एक सट्टा बाजार जी सर। और दूसरा सर सबसे गर्म स्थान है वो, शुष्क जलवायु है। और किसी चीज़ के लिए वो और famous? सर ऊर्जा पक्षी के लिए खीचन गांव में। अब आती है पक्षी। सर सितंबर से मार्च के मध्य उनका आगमन होता है और अभी भी आते हैं सर। हिस्ट्री में आप कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? सर आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत कब से मानते हैं आप? सर 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को जब दीवानी और राजस्व अधिकार जो बक्सर युद्ध के पश्चात प्राप्त होते हैं वहीं से। तो फिर बक्सर युद्ध तो बड़ा खींच, आपने कहा 1757 प्लासी की लड़ाई बक्सर के युद्ध के बीच तो गैप है। जी सर, 1757 प्लासी के युद्ध से सर मैं मानता हूँ। तो अधिकांश जो आपकी पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक, उसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना, जी सर। 1707 से आधुनिक भारत को शुरू मानते हैं। जी सर। ऐसा क्यों? ठीक है, आप चूंकि एमए कर चुके हैं हिस्ट्री से, तो अंग्रेजों के भारत आगमन, है ना, जी सर। प्लासी का युद्ध या फिर औरंगजेब की मृत्यु, इन तीनों में से सबसे उपयुक्त समय क्या मानते हैं आप आधुनिक भारत के लिए? सर मैं अंग्रेजों के आगमन जो था 1757 का प्लासी का जो युद्ध था। अंग्रेजों का आगमन तो बहुत पहले हो चुका है। सर 1600 में पढ़ा होगा आपने। जी सर। उस समय तो मुगल काल ही चल रहा था। बाकायदा मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक सम्राट अकबर का शासन चल रहा था उस समय। जी सर, चूँकि सर अंग्रेजों का आगमन अकबर के समय हो चुका था, जहांगीर के समय भी। लेकिन सर जो आधुनिक काल की शुरुआत जहाँ तक मैं सर समझ पा रहा हूँ, मैं प्लासी के युद्ध से माना हूँ। हो सकता है सर मैं गलत हूँ इसमें। इजारा प्रथा क्या था? सर इजारा प्रथा राजस्व संग्रहण के लिए किसी क्षेत्र को ठेके पर दे दिया जाता था एक तरीके से, और कोई एक मध्यस्थ व्यक्ति उसको ग्रहण करके उसे आगे पहुंचाता था। तो ये बंगाल में सबसे पहले किसने शुरू किया था इजारा प्रथा? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जी सर। ठीक है ना, उनकी शिक्षा जो नीति थी, मैकाले शिक्षा नीति, जी सर। वो फिर से अभी प्रासंगिक हो गया है। कैसे? सर प्रासंगिकता का सर में एक ये बात कही जा रही है कि हम उस शिक्षा नीति से इतर जाएं, गुलामी की जो मानसिकता है उससे ऊपर जाएं। उनका ये ध्येय था कि हम भारतीय शिक्षा में नहीं, वर्तमान समय में, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है जिसके कारण वो फिर से प्रासंगिक हो उठा है। उन्होंने सर यही कहा है कि गुलामी की जो मानसिकता है हमें उनसे बाहर निकलना होगा, और जो प्राचीन भारतीय परंपरा है शिक्षा की और गुणों की, उसके कब तक बाहर निकलने की बात कही है उन्होंने? 10 साल के भीतर भीतर उन्होंने कहा है। क्या थी उनके शिक्षा नीति में? मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो कौन थे? सर लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य थे जो कमेटी बनाई गई थी 1813 में खर्च के लिए शिक्षा संबंधी। नहीं, लॉर्ड मैकाले का जो कमेटी बना तो बहुत बाद में बना।
लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब मानते हैं आप? सर मैं सॉरी अभी याद नहीं कर पा रहा। 1828 से लेके 1833 तक वो भारत के क्या थे? सर वो गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल। सर 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके तहत वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए, है ना? जी सर। उसके बाद उन्होंने मैकाले समिति का गठन किया था, जी सर। है ना? चलिए ये बताइए कि जब त्रिपुरी कांग्रेस का आयोजन हुआ था, जी सर। कांग्रेस में त्रिपुरी कांग्रेस का आयोजन हुआ था, बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, आप जानते ही हैं कि उसमें गांधी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पट्टाभी सिद्धरमैया वो हार गए थे, जी सर। है ना? सुभाष बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। तो उस दौरान कांग्रेस का जो अध्यक्ष था किनको बनाया गया था? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, रास बिहारी बोस। सर चलिए ये बताइए कि अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश से, है ना, भारत और बांग्लादेश के संबंध निरंतर खराब होते जा रहे हैं। जी सर। बांग्लादेश के जो वर्तमान सरकार, उनका मांग है कि नहीं, हमारे देश के राजनयिक को आप वापस कीजिए। जी सर। और भारत में भी कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे विदेशी संबंधों के जानकार हैं जिनका मानना है कि भारत सरकार को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा अभी। जी सर। क्योंकि चाइना जो है वो वर्तमान परिस्थिति में बांग्लादेश में अपना पैर जमाना चाहता है। पाकिस्तान पहले से ही वहाँ हस्तक्षेप कर रहा है। जी सर। तो ऐसे में क्या हमें शेख हसीना जी को सौंप देना चाहिए बांग्लादेश को, या फिर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ऐसे से? सर निश्चित रूप से एक निर्णायक स्थिति है, लेकिन हमारी जो प्रत्यर्पण संधि 2013 की है उसके अनुसार अगर किसी राजनीतिक कारण से अगर प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो देश इसमें उन्हें रोक सकता है। इस कारण भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। जहाँ तक सर बांग्लादेश से संबंध की बात है तो निश्चित रूप से उनका मानना है कि प्रत्यर्पण के पश्चात ही वे कोई अन्य संबंध रखना चाहेंगे और इसमें चीन का हस्तक्षेप की संभावना है और इसके अलावा अमेरिकी संभावना जो डीप स्टेट की धारणा वो भी इसमें बताई जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, आपको ही, है ना, प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जाए, तो आप क्या सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को? सर अभी हमें फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पे रहना होगा सर, चूंकि वहाँ हम पे बहुत लंबे से नहीं सकते ना, हमारी सीमाएं में लगती हैं उनसे, स्थितियाँ लगातार खराब होती जा रही हैं। जी सर, इस संबंध में विश्व के कुछ नेताओं के मध्यस्थ की भूमिका ली जा सकती है। मोहम्मद यूनुस जी से संवाद स्थापित किया जा सकता है और जो हमारी जो प्रत्यर्पण संधि की गई है उसके प्रावधानों के अनुसार जो उचित निर्णय माननीय सरकार को लेना चाहिए। भगवती जी, आप कहीं एसडीएम लग रहे हो जी सर। और आपके पास रात को शिकायत आती है कि नदी के किनारे पे अवैध खनन हो रहा है। जी सर। आप मौके पर पहुंचते हो, जी सर। देखते हो कि 20-25 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं और स्थानीय नेता भी वहाँ हैं। जी सर। और वो आपको बोलते हैं कि ये गांव के लोग हैं, जी सर। अगर आप इन पर कोई कार्रवाई करोगे तो चुनाव का माहौल खराब हो जाएगा। जी तो सर। आप एज एसडीएम क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप बताओ। सर मैं तत्काल स्थिति पे चूंकि पहुंच चुका हूं, जो माननीय नेताजी हैं उनसे संवाद कायम करूंगा और उन्हें यथास्थिति से बताऊंगा कि नियामक रूप से ये उचित नहीं है और फिर अगर वे मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो मैं अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करने का प्रयास करूंगा और अगर वहां पर कोई असामाजिक और कोई इलीगल गतिविधि हो रही है तो अगर मेरे पास फोर्स अवेलेबल हुई तो मैं उसे रोकने का भी प्रयास करूंगा और उसके पश्चात जो भी दीर्घकालीन कदम मुझे उठाने चाहिए वो मैं उठाऊंगा। सर आप टीचर हो। जी सर। एक हम बोलते हैं कि टीचर राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। जी सर। तो आप आरएएस बनना चाह रहे हो। जी सर। क्यों, क्या नौकरी में क्या ऐसा वो लग रहा है कि आपको इधर शिफ्ट होना पड़ रहा है?
सर शिक्षक के पद पे रहते हुए मैंने सर स्थानीय स्तर पे समस्याएं देखी हैं, चाहे वो अभिभावकों से जब बातचीत करते हुए हो, बच्चों की स्थिति को लेकर हो, बालिका की शिक्षा की स्थिति या फिर अन्य कुछ। तो सर मैं चाहता हूं कि मैं इस पद पे आके उन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, और चूंकि मैं कुछ मानता हूं कि मुझ में ऐसे गुण हैं सामान्य से जिसको मैं प्रशासन के क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता हूं सर। एज ए टीचर आप क्या समस्याएं देखते हो स्कूलों से संबंधित? सर अगर शिक्षण कार्य से इतर मैं देखूं तो सर जब भी हमारा अभिभावकों से संवाद होता है तो कुछ संबंधी उनकी समस्याएं, जैसे दस्तावेजों के संबंध में एक डिजिटल लिटरेसी का उनमें इश्यू रहता है। इसके अलावा बालिकाओं के प्रति जो उनका रुझान होता है शिक्षा के प्रति, उसकी समस्याएं हमने देखी हैं। जो योजनाएं जन सामान्य के लिए लाई जाती हैं उनका उन्हें ज्ञान भी नहीं है, और अगर ज्ञान हो तो उनकी उन तक पहुँच नहीं है। कुछ सामान्य मुद्दे जो उनके लिए बेहद जरूरी होते हैं, मैं मानता हूं कि सर उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो उचित, और मैं इस प्रशासन में आके वो कार्य कुछ हद तक कर सकता हूं सर। अभी जो वर्षा हो रही है, देखा कल यहाँ जब बूंदाबांदी हुई थी, क्या कारण है इस वर्षा का? सर ये इस वर्षा को मावठ कहा जाता है, और ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? सर भूमध्य सागर कैस्पियन सागर के आसपास से एक चक्रवात निर्मित होता है, और वहीं से नमी ग्रहण करके भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें बारिश होती है, और वो हवाएं जो जेट स्ट्रीम जो ऊपरी संचरण होता है उसके साथ आकर हमारे यहाँ पर बारिश करती हैं, जिसका हमें लाभ रबी की फसलों के मुख्यतः होता है। भगवती प्रसाद जी, आपकी डेट आ गई इंटरव्यू की? जी मैम, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर आ गई, यानी कि बस अब 1-2 दिन रह गए। जी मैम। तैयारी पूरी है? जी मैम। वेरी गुड। ये 4 तारीख को कोई विदेशी मेहमान आने वाले हैं? जी मैम, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी आने वाले। और आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी मैम, जल्दबाजी में थोड़ा। हाँ, जीडीपी के बारे में भारत के ग्रोथ के कुछ आंकड़ा आया है। जी मैम, अप्रैल से सितंबर की जो तिमाही है उसमें हमने उम्मीद से अच्छी ग्रोथ की है, 8.2%। 8.2%। जी मैम। और आरपीएससी को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर है। जी मैम, माननीय सदस्य संगीता आर्या मैम ने अपने किसी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। कुल कितने सदस्य हैं आरपीएससी में? मैम अभी वर्तमान में 10 है। कार्यरत कितने हैं अभी पदासीन? अभी मैम 5 सदस्य। 5 या 6? 6 सॉरी मैम, अब एकदम से मैं सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, एक चीज बताइए मुझे आप जी। कि आप टीचर हैं, अध्यापक। कहा जाता है एक शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाएं बच्चे में ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जी। तो आपके क्या प्रयास होंगे कि बच्चे को आप एक आदर्श नागरिक के रूप में समाज के सामने ला सकें? जी मैम, मैं ये मानता हूँ और विद्यालय में ये प्रयास करता हूँ कि मात्र जो 6 घंटों का शिक्षण कार्य होता है वही बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। न सिर्फ शिक्षण जो कक्षा में होता है, उसके अलावा जैसे वो प्रार्थना सभा में किस तरह खड़ा होता है, बच्चों के साथ किस तरह बातचीत करता है, इसके अलावा जब खेल के दौरान वो किस तरह की खेल की भावना रखता है, और जब भी जैसे सर अगर हम बात करें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जब होता है तो बच्चे में जो भावना देश के प्रति वो हो चाहे किसी अभिभावक या शिक्षक के प्रति या किसी बड़ी बच्चे के प्रति अगर आदर का भाव वो रखता है तो मैं मानता हूँ कि उसमें गुणों का विकास हो रहा है। आप कैसे डेवलप करेंगे? मैम मैं बच्चे से हम ये कर सकते हैं, मैं प्रार्थना सभा में कुछ इस तरह के नैतिक उपदेश दिए जा सकते हैं, बोध कथाएं बच्चों को बताई जाती है जो हम बेशक बताते हैं। इसके अलावा प्रार्थनाओं में हम विविधता लाने का प्रयास करते हैं। सरकार के भी कोई प्रयास चल रहे हैं पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को लेकर? मैम पहले एक पुस्तक चलती थी नैतिक शिक्षा करके, वर्तमान में वो भी प्रचलित नहीं है, लेकिन जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है उसमें इसी प्रकार के बिंदु रखे गए हैं। जैसे पहला पाठ मेरा परिवार से शुरू होता है तो उसमें परिवार के जो मूल्य होते हैं अलग अलग सदस्य से जो हम ग्रहण करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मैम विषय वस्तु के माध्यम से करवाया जाता है सरकार के द्वारा। सामने आपको 2 महान नायक दिख रहे हैं। जी मैम। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी मैम। आधुनिक
इतिहास में इनका दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। जी मैम। फिर भी क्या कारण है कि कुछ सिद्धांतों को लेकर के सैद्धांतिक मतभेद था इनमें? जी मैम। बताएंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें इनके मतभेद थे? मैम, इनका जो मुख्य इनके विचारों में भिन्नता आती है वो वर्ण व्यवस्था को लेकर है। हाँ, महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को कुछ हद तक सही माना था। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो व्यवसाय को लेकर था, और अम्बेडकर जी ने उसको पूर्णतः उसे खारिज किया था कि ऐसा कोई विभाजन समाज में न होना चाहिए। मुख्य अंतर ये मैं मानता। कोई और मैम, इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जो दलितों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था उसमें कौन सा पैक्ट था वो? पूना पैक्ट। हाँ, क्या था ये? इसमें मैम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की जो पद्धति की गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा, गांधी जी उसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि ये हिंदू धर्म में एक विभाजन का कारण बनेगा, लेकिन अंबेडकर जी मानते थे ये प्रतिनिधित्व का है। फिर मध्यस्थता से उनके बीच समझौता हुआ जिसमें सीटों का कुछ आरक्षण किया गया। कब हुआ था ये? सन बताएंगे मैम? 1932। उसके बाद कहा जाता है अंबेडकर जी बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने लगभग, मतलब एक कथन बोलना चाह रही हूं मैं, जिसमें इन्होंने एक बात कही थी, जन्म मेरा हिंदू धर्म में हुआ है और मौत मेरी बौद्ध धर्म में होगी। जी। ये क्या कथन है? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये उन्होंने हिंदू धर्म में जो व्याप्त सामाजिक विभाजन और धार्मिक जो परंपराएं जो विभेद करती हैं उसके संबंध में कहा था, और इस संबंध में उन्होंने बौद्ध धर्म की जो प्रक्रिया थी जो समानता पर आधारित है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर उसे माना था। इन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल कोई सन? सॉरी। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आप जानते हैं, शिक्षक हैं आप? जी मैम। उनके एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर के क्या नीति थी? मैम, उनका शिक्षण जो विचार आता है उनका ये था कि शिक्षण कार्य जो होता है वो एक बंधन में ना रहे, बच्चा उन्मुक्त रूप से सीखे और न सिर्फ राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित रहे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक तरीके से मैं वही सीमाओं में ना बंधा रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो भारत की जो आध्यात्मिक संपदा है ज्ञान की, बच्चा उससे भी रहे। और उन्होंने विज्ञान और जो हमारी संस्कृति है उसका समन्वय, ऐसी शिक्षा प्रणाली की उन्होंने बात की थी। एक अंतिम क्वेश्चन। जी मैम। कहा जा रहा है आज जो भारत है और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा देखे गए सपनों को साकार कर रही हैं। जी मैम। सहमत हैं आप? जी मैम। तो बताइए जरा, कहां पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर उनके देखे गए सपने लागू हो रहे हैं? मैम, अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो हमारा जो संपूर्ण स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा है वो उन्हीं की अवधारणा थी, और नई जो श्रम संहिताएं हैं उनका जो श्रमेव जयते उनका जो मानना था ये भी उन्हीं की विचारधारा का मैं मानता हूं। इसके अलावा हमारे जो संविधान में जो बिंदु दिए गए हैं, चाहे वो कर्तव्यों को लेकर हो, महात्मा गांधी जी का मानना था कि हम अगर कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर? जी, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर? जी मैम, स्वच्छ भारत। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, आर्थिक विकास, सर्वोदय को लेकर? जी। तो बताइए उनको कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं अभी? मैम सॉरी, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। और अंबेडकर जी को लेकर? मैम, अंबेडकर जी का जो मुख्य विचार आता है वो दलितों के उत्थान, जो पिछड़ा तबका है उनके लिए, उसके लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रोत्साहन संबंधी। सामाजिक न्याय के लिए क्या नवाचार हुए सरकार की तरफ से सोशल जस्टिस के लिए? सॉरी मैम, मैं अभी एक याद नहीं कर पा रहा हूँ। सर, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे क्या? नहीं सर। क्यों? सर, उनका व्यक्तिगत रूप से मानना था कि वे मार्गदर्शन प्रदान कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से पृथक रखा था। क्यों रखा? सॉरी सर, मैं इसका एग्जैक्ट कारण नहीं बता पा रहा हूँ। मान लीजिए आपको इसका आइडिया लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? क्या रीज़न हो सकता है उनसे अलग रहने से? माफी चाहता हूँ सर, मैं इसी जानकारी नहीं रखती।
अच्छा, आप है ऑडियो बुक सुनते हैं, जी सर। क्या होती है ऑडियो बुक्स? सर जो भी पुस्तक होती है उसे कोई एक व्यक्ति ऑडियो रूप में लेके उसे प्रसारित करता है, जिसकी बुक होती है वो खुद या दूसरा कोई अन्य? कोई अन्य व्यक्ति। तो क्या कॉपीराइट के रूल्स नहीं लागू होते हैं उसके ऊपर? आप भी कल है वो अपना प्लेटफॉर्म बना करके बुक है वो रीड करना शुरू कर देंगे, इज देयर एनी रेगुलेशन टू कंट्रोल द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। तो आप कौन कौन सी बुक सुनी अभी तक? सर मैंने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की एक पुस्तक है उसे सुना है। चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, ये सुने है सर। द पावर ऑफ हैबिट? जी सर, काफ़ी समय पहले। क्या क्या होती है हैबिट की पावर? सर उन्होंने उस पुस्तक में आदत निर्माण की प्रक्रिया को बताया है कि सबसे पहले हमें संकेत प्राप्त होगा और फिर हम उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे और फिर हमें इनाम की प्राप्ति होगी जो संतुष्टि की ओर लेके जाएगी। यही हमारी आदत निर्माण होता है। और अगर हम तो आप क्या मानते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो सेटिस्फैक्शन होता है? जी सर। श्योर है आप? जी सर, संतुष्टि। क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला था कि जो संतुष्ट आदमी है उससे अच्छा है वो असंतुष्ट सुअर है। जी सर। इसे क्या समझते हैं आप? सर उन्होंने ये ज्ञान के संदर्भ में कहा था, जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ कि व्यक्ति में संतुष्टि- सीखने की क्षमता हर समय होनी चाहिए। और सर जिस संतुलन सुकून की बात, संतुष्टि की बात मैं कर रहा हूँ वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करें उस संदर्भ में। तो ज्ञान की भी तो संतुष्टि हो जाएगी ना? सर मैं मानता हूँ कि लगातार सीखना तो बना रहना चाहिए। चलिए, अभी तक आप कितनी बुक्स है वो सुन चुके हैं? सर मैं 5 या 6। और हॉबी हो गई आपकी? जी सर, इसके अलावा सर ज़्यादा मुझे समय नहीं मिलता, ईमानदारी से कहूँ तो। इतना आप और क्या कुछ सर करते हैं? अन्य पॉडकास्ट भी सुन लेता हूँ मैं इसके साथ। अच्छा, क्या होता है पॉडकास्ट? सर पॉडकास्ट इंटरनेट पे अवेलेबल ऑडियोज होते हैं जो अभी वर्तमान में यूट्यूब पे वीडियो के संदर्भ में भी हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कुछ बातचीत की जाती है, वही। अच्छा, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को है पॉडकास्ट ओपन करना है, जी तो सर। क्या प्रोसेस रहेगी उसकी? सर सामान्य प्रक्रिया यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चैनल्स होते हैं, ऑडिबल्स हैं, स्पॉटिफाई हैं, कुकू एफएम है, पॉकेट एफएम है, इन क्या है प्रोसेस, क्या है? सर मैं ऐसे ही एक ऑडियो बना कर एक स्टूडियो बना करके और वहाँ पे 4 कैमरे लगा करके शुरू हो जाऊँ, किसी से प्रश्न पूछना और आंसर देना, क्या यही पॉडकास्ट है? सर या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे फॉलो करने पड़ेंगे? सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस प्रक्रिया से अवगत नहीं हूँ। अच्छा, रिसेंटली ये देखा गया है कि लोग जो प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स, न्यूज़पेपर और जितने भी ज्ञान अर्जन की सामग्री थी जैसे पुरातात्विक विभाग की जो बुक्स वगैरह है, उनसे धीरे धीरे है वो मुंह मोड़ के डिजिटल फॉर्म में है वो सुनने लग गए हैं। और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आपके न्यूरोकेमिकल्स है वो चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर है वो स्क्रॉलिंग जो मैनिया होता है वो डेवलप हो रहा है, सहन शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, और जो स्क्रीनिंग टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, आप सोशल लाइफ है उसको जी नहीं पा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं वो इस प्रिंटेड फॉर्म से लेकर के आप जो डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या करने वाला है फ्यूचर में? सर निश्चित रूप से ये विचारणीय बिंदु है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो ये समय के सदुपयोग में काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने का कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन कभी कभार हम ये देखते हैं कि कुछ समय का अभाव रह जाता है तो हम ऑडियो बुक का सहारा उसमें लेते हैं। बाकी सर स्वास्थ्य संबंधी जो आते हैं तो इसे एक सीमित रूप में उपयोग करना ही उचित रहता है। अच्छा, अभी रिसेंटली मोदी जी भी है मन की बात करते हैं। जी सर। तो लास्ट टाइम आपने कब सुनी थी मन की बात? सर 127वां जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मन की बात का पॉडकास्ट 30 तारीख को पिछली को हुआ था। क्या सर, था उसमें मेन थीम क्या थी? सर उसमें उन्होंने जो छठ पूजा और जो हमारे दीपावली के त्यौहार थे उसकी शुभकामनाएं देशवासियों को प्रेषित की थी। इसके अलावा सामान्य जन से देश के प्रति और अर्थव्यवस्था में स्वदेशी इसके इस्तेमाल के संदर्भ में सर कुछ बिंदु ही मैं बता पाऊंगा सर।
कई बार ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन के टाइम है वो मन की बात को बंद करवाया गया, जबकि एक अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पॉलिसीज़ और अपनी नीतियों को लेकर के अपने समाज को है वो बताना चाहते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की जो बैन है, प्रतिबंध है, उचित है? सर, ये चुनाव आयोग अपनी आदर्श आचार संहिता के तहत इस शक्ति का प्रयोग करता है। मैं सर हालांकि इतना ज़्यादा इस मामले में अवगत नहीं हूँ, लेकिन अगर उस मन की बात में अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी ऐसी स्कीम या योजना जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अगर उसकी आशंका रहती है तो इस कारण उस पर पाबंदी लगाई भी जा सकती है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है बाबूजी जी, है ना, आपका इंटरव्यू का पहला चरण समाप्त हुआ।